वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमें क्वेश्चन दे रखा है आउट ऑफ Cu2Cl2 एंड CuCl2 विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई। देखिए जो यहाँ पर की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो होता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो हमारी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ओवर साइज ऑफ जो भी कैटायन हमारा एटम फॉर्म होगा उसके ऊपर। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा कंपाउंड हमारा स्टेबल फॉर्म होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें Cu है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो होगा Ar4s1 3d10। ठीक है, हम पहले बात करें Cu पॉजिटिव की, दैट विल बी द Ar, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3d10 हो जाएगा। ऐसे Cu2 पॉजिटिव Ar यहाँ से 3d9, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। देखो देखने में तो वैसे ये लग रहा है कि यहाँ पर 10 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो 3d9 होता है यहाँ पर जो इसका साइज है वो साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, देखो साइज डिक्रीज होगा तो हमारा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगी Cu2 पॉजिटिव के पास, तो Cu2 पॉजिटिव है हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ना। जितनी मैंने बताया अभी कि जितनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सो CuCl2 इज मोर स्टेबल, क्योंकि हमारा इसके पास ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है तो हमारा CuCl2 हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। दूसरा है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, आपको याद होना चाहिए वैसे। ठीक है, लिखते हैं एक बार। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, वो होता है n-2 F 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऐसे n-1 d ऑर्बिटल में 0 से 1 एंड ns2। ये किसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन for F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अगला पूछ रहा है प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई। Fe3 पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। देखिए हमें पता है जिसके पास जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंपाउंड वो आपका कैसा कलर कंपाउंड फॉर्म करता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कैसा होगा, आपका अनपेयर्ड नहीं होंगे तो कलरलेस होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है वो Sc स्कैंडियम के लिए। स्कैंडियम 21 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो Ar4s2 3d1। वो हमसे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है Sc3 पॉजिटिव, तो हमारा यहाँ से तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दो और एक ये 3 चले जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी Ar। दूसरा जो कंपाउंड हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है Fe का, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा Ar4s2 3d6, और वो भी Fe3 पॉजिटिव कंपाउंड फॉर्म करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Ar यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3d5। ठीक है, और लास्ट जो पूछ रहा है वो है Zn का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 30, Ar4s2 3d10। ठीक है, वो Zn2 पॉजिटिव फॉर्म करा रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा हमारा Ar यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d10। अब देखिए यहाँ पर कोई हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी अनपेयर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है लास्ट में। देखिए 10 है ना, 10 है यहाँ पर, 3d ये है Ar 3d10, तो 10 होगा तो आपका यहाँ भी पेयरिंग बना लेगा। देखिए 10 हम d ऑर्बिटल में भरते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, फिर 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो आपके सभी के पेयर बन गए ना, सभी के पेयर हैं, तो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको जब 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो यहाँ पर क्या है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ किस में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Fe3 पॉजिटिव में, तो ये आपका कैसा कलर कंपाउंड शो करेगा।
ठीक है, ये आपका कलर कंपाउंड होगा। ये दोनों आपके कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। ठीक है, ये भी आपका कलरलेस होगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ कैन यू ऑब्टेन पोटासियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट। देखते हैं। सोडियम क्रोमेट क्या होता है हमारा, Na2CrO4। ठीक है, इसको हम H पॉजिटिव आयंस के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है, Na2Cr2O7 प्लस Na पॉजिटिव प्लस H2। बैलेंस कर लेते हैं एक बार। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। वाटर के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे। ठीक है, और जब Na2 है तो यहाँ से 2Na निकल जाएगा हमारा, 2Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, हम फिर सोडियम डाइक्रोमेट को Na2Cr2O7 इसको किसी भी साल्ट के साथ हमें, क्योंकि यहाँ पे अब रिप्लेस करना है सोडियम को रिप्लेस करना है विद पोटासियम, क्योंकि पोटासियम डाइक्रोमेट फॉर्म करा रहा है हमसे, तो क्या मिल जाएगा हमें ऐसे, पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम को रिप्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा हमारा, पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl हमारा निकल जाएगा। बैलेंस करोगे तो आपका यहाँ पर 2KCl ले लेना और यहाँ से 2NaCl आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या फॉर्म करते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट फ्रॉम द सोडियम क्रोमेट ओर। ठीक है, अगला है, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटीज। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ऐसा होता क्यों है। देखिए, हमारे पास पहला जो रीजन है इसका, ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि हमारे जो डी ऑर्बिट एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसकी वजह से दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, thereby providing new path for reactions। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी तो हमारा कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो एज इंटरमीडिएट काम करेंगे वहाँ पर। जो इंटरमीडिएट ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे एक रिएक्शन को नया रास्ता मिल जाएगा। कैटलिस्ट का काम ही ये होता है हमारा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी d orbitals which provides large surface area for reaction। ठीक है, क्योंकि हमारा d ऑर्बिटल्स खाली हैं तो उसको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो एज अ कैटलिस्ट हमारे काम करते हैं। हमारे दो रीजन आ जाएंगे। ठीक है।